गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, ये जो चैप्टर है इसमें बेसिकली हम लोगों को ये देखना है कि माइक्रोब्स जो है डेली लाइफ में हमारे लिए किस तरीके से यूज़फुल हैं, या फिर अदरवाइज़ भी उनके क्या यूटिलाइजेशंस होते हैं, उनके क्या बेनिफिट्स होते हैं हमारे लिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब माइक्रोब्स के बारे में अलग से कुछ बताने की तो मुझे खास ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमको सबको पता है। बट ये बोलूँगी कि कोई भी जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, ठीक है, वो बिना माइक्रोब्स के इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग नॉर्मल एक इकोसिस्टम के बारे में बात करें, माइक्रोब्स जो है इकोसिस्टम में एज डिकम्पोजर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर डिकम्पोजर्स एब्सेंट रहेंगे, इकोसिस्टम में प्रेजेंट नहीं होंगे तो क्या होगा कि जो साइक्लिंग ऑफ मिनरल्स है या जो डेड एंड डीकेइंग सब्सटेंसेस है, उनकी जो रिसाइकलिंग है, उनका जो रिमूवल है, वो डिकम्पोजर्स के एब्सेंस में पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर ये सारी जो वेस्ट चीज़ें हैं, जो सड़ी गली चीज़ें हैं, वो अगर इकोसिस्टम में एक्यूमुलेट होते जाएंगी तो उनसे फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होगा। ठीक है, तो कोई एक नेचुरल इकोसिस्टम का एग्जांपल लेके हम लोग समझ रहे हैं, तो अगर डिकम्पोजर्स प्रेजेंट नहीं होंगे किसी सिस्टम में तो बैलेंस जो है वो गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, अब सिर्फ इकोसिस्टम में ही नहीं, दूसरे जो तरीके हैं उससे भी जो है माइक्रोब्स हमारे लिए यूज़फुल हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि किसी पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करें हम लोग, ठीक है, या फिर किसी रिवर या सी इकोसिस्टम के बारे में हम लोग बात करें, मैराइन इकोसिस्टम की, तो उसमें फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स के फॉर्म में माइक्रोब्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अगर वो प्रेजेंट नहीं रहेंगे, ठीक है, तो फिशेस किसके ऊपर फीड करेंगी। ठीक है, तो एज अ प्रोड्यूसर्स जो है, एज अ प्राइमरी फूड सोर्स जो है वहाँ पर एक्ट करेंगे। ठीक है, किसी नॉर्मल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनकी रिसाइकलिंग के लिए, या मिनरल्स की जो रिसाइकलिंग है उसमें इनका बहुत बड़ा रोल होता है। हमारी डेली लाइफ में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि अगर हम लोग अपने ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करें, हमारे इंटेस्टाइन्स में ई कोलाई जो होता है वो हमेशा प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ई कोलाई जो बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट रहता है वो हमारे इंटेस्टाइन की हेल्थ को मेंटेन करके रखने में हेल्प करता है। ठीक है, अभी इस बीच में आप लोगों ने देखा होगा कि प्रोबायोटिक ड्रिंक्स की बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट आती है टीवी वगैरह में। ठीक है, तो ये जो प्रोबायोटिक ड्रिंक्स होते हैं इसमें होते क्या है, बेसिकली माइक्रोब्स ही होते हैं जो कि आपकी बॉडी की हेल्थ को या आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ को प्रमोट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, डेली लाइफ में और दूसरे अगर हम लोग एग्जांपल्स ले, घर में डोसा इडली जो हम लोग खाते हैं, पनीर खाते हैं, चीज़ दही वगैरह खाते हैं, ये सब चीज़ें बनती कहाँ हैं, ये सारी की सारी चीज़ें माइक्रोब्स के हेल्प से ही बनती हैं। ठीक है, तो कुछ भी हो, हम लोग किसी भी एरिया में जाए, माइक्रोब्स जो हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग डिटेल में 1 बाय 1 अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग लेवल्स पे देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि माइक्रोब्स जो हैं डोमेस्टिक लेवल पे या हाउस होल्ड लेवल पे कैसे हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग अपने घर के अंदर देखें तो घर के अंदर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, कि जिनको बनाने में, ठीक है, या जिनको क्रिएट करने में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास में, ब्रेड, डोसा एंड इडली, कर्ड एंड योगर्ट, ठीक है, उसके अलावा फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स, उसके अलावा एज सिंगल सेल प्रोटीन। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट यस चीज़। ठीक है, डोमेस्टिक लेवल पे इन सारी चीज़ों को बनाने में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं। सबसे पहले ब्रेड के बारे में बात करें तो ब्रेड को बनाने में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होता है, फंगस। कौन सा फंगस, ईस्ट।
ईस्ट यानी कि सैक्रोमाइसिस जो है उसको हम लोग ब्रेड को बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली ब्रेड के बनाने में काम ऐसे होता है कि जो मैदा होता है या जो गेहूं का आटा होता है, ठीक है, उसको क्या कर देते हैं, गूँथ देते हैं। थोड़ा सा उसमें नमक, थोड़ा सा शक्कर डाल करके उसको गूँथ लिया जाता है। गूँथने के टाइम पे क्या करते हैं, जो ड्राई ईस्ट का पाउडर आता है, ठीक है, ड्राई ईस्ट के पाउडर को क्या कर दिया जाता है, उसमें मिला दिया जाता है, गूँथ दिया जाता है, ठीक है। अब ईस्ट जो होता है, ठीक है, अब ईस्ट का फुल फॉर्म यहाँ पे हम लोग जो नॉर्मल उसका साइंटिफिक नेम है वो क्या है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ठीक है। तो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी जो है ये 3 तरीके के एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। एक प्रोड्यूस करता है एमाइलेज, ठीक है, दूसरा माल्टेज, ठीक है, और तीसरा जो एंजाइम प्रोड्यूस करता है वो है जाइमेज, ठीक है। 3 तरीके के एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहा है, एमाइलेज, माल्टेज और जाइमेज, ठीक है। ये तीनों क्या है, स्टेप वाइज मैनर में काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, सबसे पहली चीज़, ठीक है, जो गेहूं या मैदे का जो आटा रहता है उसमें सबसे प्राइमरीली क्या प्रेजेंट रहता है, स्टार्च, ठीक है। तो अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को कन्वर्ट करता है किसमें, माल्टोज में, ठीक है। अमाइलेज क्या करेगा, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। फिर सेकेंड स्टेप पे माल्टेज एंटर करता है। माल्टेज क्या करेगा, माल्टोज जो है इसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, ठीक है। अब लास्टली कौन काम आएगा, जाइमेज काम आएगा, ठीक है। जाइमेज क्या करेगा, ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन करेगा और ग्लूकोज को ब्रेकडाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी जो है यहाँ पर रिलीज होगी, ठीक है। अब जनरली होता क्या है कि जब अपन ईस्ट को आटे के साथ में गूँथ देते हैं तो कुछ समय के बाद क्या होता है कि आटा जो है वो अपने नॉर्मल वॉल्यूम से डबल द अमाउंट क्या कर जाता है, एक्सपैंड कर जाता है या फूल जाता है, ठीक है। तो वो आटा जो एक्सपैंड करता है या जो फूलता है वो होता किस वजह से है, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से, ठीक है। तो ये सारे रिएक्शंस जैसे जैसे कंप्लीट होते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनने लगता है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, रिलीज होता है, तो आटे के अंदर जो है उसको पाथवे नहीं मिल पाता बाहर निकलने के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट होकर के हवा के बड़े बड़े पॉकेट्स बना लेता है, गैस के बड़े बड़े पॉकेट्स बना लेता है। गैस के पॉकेट्स बनाने की वजह से क्या होता है कि उसमें छोटे छोटे जो होल्स या छोटे छोटे गैप्स हैं, ठीक है, आटे के अंदर वो बन जाते हैं और वो हवा एक्यूमुलेट होने की वजह से या कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट होने की वजह से आटा जो है वो डबल द वॉल्यूम में फूल जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर उस आटे को जब हम लोग ओवन में डाल करके बेक करते हैं तब क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है पूरा वहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड बेक होने के बाद में। और जहाँ जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के पॉकेट्स प्रेजेंट थे वहाँ पे क्या बन जाते, छोटे छोटे होल्स या छोटे छोटे गैप्स बन जाते, जैसे कि हमको ब्रेड वगैरह में दिखता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होता है कि जो होल्स या जो गैप्स बनते हैं उनके वजह से जो ब्रेड है वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट या इतना ज़्यादा स्क्विशी या जो जिसको हम लोग बोलते हैं स्मूथ बनता है, स्पंजी जो है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से ईस्ट जो है उसको हम लोग ब्रेड बनाने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरी बात, अगर हम लोग डोसा और इडली के बारे में बात करें तो डोसा और इडली जो है काफ़ी फ्रीक्वेंटली कई लोगों के घर में बनता है, ठीक है। अब डोसा और इडली बनाने के पीछे जो फंडा है वो क्या है, फर्मेंटेशन का फंडा है, ठीक है। चावल और जो उड़द दाल होती है उसको भिगो करके पीस करके रात भर फर्मेंट करने के लिए रख दिया जाता है, ठीक है। तो अब फर्मेंटेशन यहाँ पे कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है, 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक है ल्यूकोनोस्टॉक मेसेंटेरोइड्स, ठीक है, एक है ल्यूकोनोस्टॉक मेसेंटेरोइड्स और दूसरा है स्ट्रेप्टोकोकस फीकैलिस, ठीक है।
ये दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये डोसा और इडली के बैटर में फर्मेंटेशन का काम करते हैं। तो ओवरनाइट फर्मेंटेशन होती है, मोस्टली 7 से 8 घंटे में फर्मेंटेशन हो जाता है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स जो हैं फिर देन इसमें प्रोड्यूस्ड होते हैं। ठीक है, अब फर्मेंटेशन की वजह से क्या हो जाता है, इनका हेल्थ कोशेंट जो है वो बढ़ जाता है। हेल्थ कोशेंट क्यों बढ़ेगा, क्योंकि भाई अगर फर्मेंटेशन होता है तो फर्मेंटेशन होने पर जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगे, चावल या दाल के अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो सिंपलर सब्सटेंसेस में उनका ब्रेकडाउन हो जाता है और इवेंचुअली उन न्यूट्रिएंट्स का जो एब्जॉर्प्शन है वो हमारी बॉडी इजीली कर पाती है। ठीक है, इसीलिए हेल्थ कोशेंट जो है फर्मेंटेशन से बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कर्ड और योगर्ट की। ठीक है, दही जमाने के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस जो है वो कर्ड और योगर्ट दोनों बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, अब कर्ड में और योगर्ट में दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस ये है कि कर्ड जो है इसमें सॉलिड मैटर का कंटेंट कम होता है और योगर्ट में सॉलिड मैटर का कंटेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, ओवरऑल अगर हम लोग हिंदी में बोले तो दोनों है दही, दोनों ही दही है, लेकिन कर्ड में क्या होगा कि वाटर का कंटेंट ज़्यादा होगा और सॉलिड कंटेंट कम होगा, और जो योगर्ट है उसमें वाटर का कंटेंट कम होगा और सॉलिड कंटेंट ज़्यादा होगा। अदरवाइज़ दोनों चीज़ें सेम है। ठीक है, अब दोनों को क्या किया जाता है, दही या योगर्ट जो है, कर्ड या योगर्ट जो है उसको जमाने के लिए अपन क्या करते हैं, नॉर्मली दूध को एक हायर टेम्परेचर तक गर्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको रूम टेम्परेचर तक लाके ठंडा करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को इसके लिए स्टार्टर यूज़ करना पड़ता है। स्टार्टर यानी कि हमको पुराना दही या पुराना योगर्ट जो है उसको लेना पड़ता है। ठीक है, यानी कि वो एक तरीके से हमको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, नहीं बाहर बाहर और आना था 12 बजे के बाद में। चलो ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पर लाते हैं। रूम टेम्परेचर पर लाने के बाद में उसमें हमको पुराना दही जो है उसको एज अ स्टार्टर, एज अ इनोक्यूलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम लोग उसको लेते हैं और उसको डालते हैं। ठीक है, जनरली कर्ड या योगर्ट जो है उसको जमने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। जैसे ठंड का मौसम होता है, टेम्परेचर इस समय पर कम होता है तो दही जमने में ज़्यादा समय लगता है। अदरवाइज़ गर्मी का मौसम हो तो ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मल्टीप्लाई करने के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जल्दी मल्टीप्लाई करेंगे और गर्मी के मौसम में 2 या 3 घंटे में या मैक्सिमम 4 घंटे में दही जम जाती है। ठंड के मौसम में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि टेम्परेचर का बस फैक्टर यहाँ पर अफेक्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक्चुअली दही जो है वो जमती कैसे है। ठीक है, ऐसा होता है जनरली कि जो लैक्टोबैसिलस होता है, ठीक है, वो एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है लैक्टेज। ठीक है, वो एंजाइम प्रोड्यूस करता है लैक्टेज। ठीक, अब लैक्टेज का काम क्या होता है, दूध में जो लैक्टोज प्रेजेंट रहता है, मिल्क में जो शुगर प्रेजेंट रहता है लैक्टोज का ब्रेकडाउन करता है। लैक्टोज का ब्रेकडाउन करके उसको कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में। ठीक है, अब ये जो लैक्टोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया तो दही में जो हल्का सा खट्टापन आता है ना, वो किसके वजह से आता है, लैक्टिक एसिड के प्रेजेंस के वजह से ही आता है। ठीक है, और जैसे गर्मी के मौसम में कई बार क्या होता है कि दही को अगर ज़्यादा समय तक बाहर रख कर के भूल जाओ, ठीक है, तो दही ज़्यादा खट्टी हो जाती है। तो ज़्यादा खट्टा होने का रीज़न क्या है कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा रहेगा लैक्टोज जो है उसका लैक्टिक एसिड में कन्वर्जन उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना लैक्टिक एसिड बनेगा दही उतनी ज़्यादा खट्टी होगी। ठीक है, तो ज़्यादा लैक्टिक एसिड बनने से क्या होता है, दही ज़्यादा खट्टी भी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि लैक्टोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। और क्या होता है कि मिल्क में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं केजिन, ठीक है, केजिन का भी ब्रेक डाउन करता है कौन, लैक्टेज। और लैक्टेज जब केजिन का ब्रेक डाउन करता है तो केजिन जो है इसमें कर्डलिंग हो जाती है।
ठीक है, कर्डलिंग हो जाती है यानी कि थक के जम जाता है। तो दही जो हमको थोड़ा थक के टाइप से जमा जमा हुआ दिखता है वो किस वजह से होता है, केजिन की कर्डलिंग के वजह से होता है। तो लैक्टेज एंजाइम जो है लैक्टिक एसिड भी बनाएगा, केजिन की कर्डलिंग भी करेगा। तो ओवरऑल इससे क्या होता है कि जो पानी होता है दूध में वो थोड़ा सा सेपरेट आउट हो जाता है, और जो दूध में जो मिल्क प्रोटीन होता है, मिल्क प्रोटीन की कर्डलिंग हो जाती है, थक के जम जाते हैं, उसके प्रेसिपिटेट सा जम जाता है, और ये प्रेसिपिटेट जो है एक दूसरे से अडहेर होकर के पास में चिपक जाता है, जिसको कि हम लोग दही के नाम से जानते हैं। ठीक है, बाकी दही कर्ड और योगर्ट का डिफरेंस आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया है। कर्ड में सॉलिड कंटेंट कम होता है, वाटर कंटेंट ज़्यादा, और योगर्ट में वाटर कंटेंट कम और सॉलिड कंटेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, दोनों को हम लोग अलग अलग तरीक़ों से यूज़ करते हैं। कर्ड को जनरली जैसे इंडियन घरों में हम लोग ऐसे ही खाते हैं दही को, या चावल के साथ कई लोग खाते हैं। ठीक है, कई लोग शक्कर मिला के खाते हैं, डिफरेंट डिशेज़ में दही का हम लोग यूज़ करते हैं। योगर्ट जो है ये ज़्यादातर बाहर की कंट्रीज़ में ज़्यादा प्रिवेलेंट होता है। वहाँ के लोगों को नॉर्मल जैसे दही चावल खाने का या कढ़ी वगैरह खाने का तो हैबिट है नहीं, तो उनको यूटिलाइजेशन पता नहीं होगा। तो वहाँ के लोग जो है फ्रूट्स के साथ में योगर्ट को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, योगर्ट में शक्कर वगैरह या किसी भी टाइप का स्वीटनर जो है उसको मिला करके वो लोग फ्रूट्स के साथ ज़्यादातर कंज्यूम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स पे। फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स में मैं मोस्टली बात करूँगी सोयाबीन के प्रोडक्ट्स के बारे में। टोफू के बारे में सुना है किसी ने? क्या होता है टोफू? सोयाबीन के दूध से जो पनीर बनाया जाता है उसको हम लोग टोफू कहते हैं। सोयाबीन का जो दूध होता है उससे भी पनीर बनता है, जिसको कि हम लोग टोफू कहते हैं। टोफू जो है हमारे यहाँ उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, हमारे यहाँ तो पनीर ही हर जगह यूज़ होता है। जापानीज़ और जो चाइनीज़ कंट्रीज़ हैं, ठीक है, तो चाइना में और जापान में क्या होता है, ज़्यादातर सोयाबीन को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ किया जाता है, सोयाबीन बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं इसमें डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स जो हैं इसको हम लोग मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग टोफू को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, या फिर टेम्पे नाम का एक प्रोडक्ट होता है, या फिर सोया सॉस तो सबको पता है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स के कैटेगरी में आएंगी, और ये तीनों की तीनों चीज़ें जो हैं ये किससे बनती है, सोयाबीन से ही बनती है। सबसे पहले हम लोग टोफू के बारे में बात करते हैं। टोफू के लिए कैसे किया जाता है कि जो सोयाबीन होता है, ठीक है, सोयाबीन को क्या किया जाता है कि कच्चे में ही, ठीक है, उसमें म्यूकर नाम का जो फंगस होता है, ठीक है, जिसको कि हम लोग ब्रेड मोल्ड कहते हैं। ठीक है, म्यूकर जो फंगस होता है उसको क्या कर दिया जाता है, इसमें इनॉक्यूलेट कर दिया जाता है सोयाबीन में। ठीक है, और सोयाबीन को म्यूकर से इनॉक्यूलेट करने के बाद में फर्मेंट किया जाता है, यानी कि सड़ाया जाता है। ठीक है, तो फिर कुछ मेरे ख्याल से 1 हफ्ते का फर्मेंटेशन दिया जाता है। 1 हफ्ते का फर्मेंटेशन दे करके फिर ये जो सोयाबीन रहता है, ठीक है, इसको क्या कर देते हैं, क्रश कर देते हैं। ठीक है, क्रश करने से इसमें दूध के जैसा एक सब्सटेंस, फर्मेंटेड मिल्क के जैसा एक सब्सटेंस जो है वो प्रोड्यूस होता है। फिर ये जो मिल्क होता है इसको छान लिया जाता है, क्लैरिफाई किया जाता है। ठीक है, अगर इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स वगैरह कुछ भी होते हैं उनको प्रॉपरली रिमूव किया जाता है। ये सारा प्रोसेस करने के बाद में जो दूध बनता है उसको क्या किया जाता है, फिर से फर्मेंट किया जाता है। ठीक है, फिर से जब उसको फर्मेंट किया जाता है तो कुछ समय के बाद क्या होता है, उसमें जितना भी पानी प्रेजेंट होता है वो पानी जो है निकल जाता है। ठीक है, और उसमें जो प्रोटीन होता है वो सॉलिडिफाई होता है। ठीक है, सॉलिडिफाई होने के बाद में वो जो प्रोटीन है, ठीक है, उसको कपड़े में बांध लिया जाता है, बांध करके किसी ऊंची जगह पे उसको टांग देते हैं, सो दैट उसमें जो भी बचा खुचा पानी होगा वो निकल जाएगा। ठीक है, जब सारा पानी निकल जाता है तो फिर ये जो सॉलिड प्रोटीन रहता है इसको क्या किया जाता है, किसी चीज़ से दबा करके रखा जाता है। ठीक है, दबा करके रखने से क्या होगा कि पूरा जो प्रोटीन है वो एक दूसरे से अडहेर हो जाएगा, चिपक जाएगा और एक सॉलिड ब्लॉक बन जाता है। ठीक है, फिर ये जो सॉलिड ब्लॉक बनता है फाइनली ये टोफू कहलाता है। फिर इसको अलग अलग साइजेस में कट करके पैकेट्स में पैक करके मार्केट में सेल करने के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है, तो टोफू जो है उसमें और पनीर में डिफरेंस क्या है, एक तो जिस चीज़ से बन रहा है रॉ मटेरियल का डिफरेंस है, दूसरा कलर का डिफरेंस होता है। टोफू जो है हल्का क्रीमिश टाइप के कलर का रहता है, लेकिन पनीर कम्प्लीटली वाइट कलर का रहता है।
टोफू को अगर कच्चा खाओगे तो आपको थोड़ी सी खटास, क्योंकि फर्मेंटेड है, ठीक है, फर्मेंटेड होने की वजह से थोड़ी सी खटास हमको पता चलती है, लेकिन अगर पनीर को खाओगे तो पनीर में हमको बिल्कुल भी खटास नहीं फील होती। ये बेसिक डिफरेंस होता है, ठीक है। अदरवाइज प्रोटीन कंटेंट के हिसाब से देखें तो टोफू जो है वो ज़्यादा प्रोटीनेशियस है एज़ कम्पेयर टू पनीर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं टेम्पे पर, ठीक है। टेम्पे जो है ये एक तरीके का सोयाबीन का ही प्रोडक्ट है, जिसमें पहले सोयाबीन को क्या किया जाता है, उबाला जाता है, उबालने के बाद में फर्मेंट किया जाता है, फर्मेंट करने के बाद में उसको ड्राई करते हैं, ड्राई करने के बाद में उसमें नमक डाल करके उसको फ्राई किया जाता है। तो जैसे हमारे यहाँ जो ये आता है ना सॉल्टेड काजू आता है, या सॉल्टेड जो हमारे यहाँ चने फल्ली वगैरह जो आता है ना, कुछ कुछ वैसा ही रहता है। बस इसमें क्या है, पहले उबालेंगे सोयाबीन को, फर्मेंट करते हैं, उसके बाद उसको क्या करते हैं, ड्राई करते हैं, ड्राई करके फिर नमक डालते हैं, नमक डाल के फिर उसको डीप फ्राई किया जाता है और उसको एज अ स्नैक जो है यूज़ किया जाता है। कई बार क्या करते हैं कि उबालने के बाद में, ठीक है, फर्मेंट वगैरह हो जाता है, तब उसको जैसे वो जो हमारे यहाँ वो आता है ना चना चटपटी आता है, चने को फ्लैट करके मसाले में डाल करके हम लोग खाते हैं, ठीक है। वैसे ही ये जो सोयाबीन है ना, सोयाबीन को भी फर्मेंट करने के बाद में क्या करते हैं, ऐसे ही मशीन में डाल के उसको चटका लेते हैं, ठीक है। तो उसके ऐसी लंबी लंबी शीट्स के जैसे बनाते हैं, उसको भी कई बार जो है इसी तरीके से यूज़ किया जाता है। फाइनली सोया सॉस के बारे में बात करेंगे। सोया सॉस जो है सॉल्टेड ब्राउन कलर का सॉस होता है, जो ज़्यादातर चाइनीज़ क्विजीन जो है, चाइनीज़ डिशेस जो है उसमें हम लोग काफ़ी हद तक यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें बनाने में क्या होता है कि सोयाबीन, ठीक है, और जो गेहूँ होता है, ठीक है, दोनों को एक साथ फर्मेंट किया जाता है, दोनों को एक साथ फर्मेंट करके फिर उससे जो है सॉस के जैसा कुछ सब्सटेंस हमको मिलता है, उसको फिर यूटिलाइज़ किया जाता है डिफरेंट टाइप की रेसिपीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़ किया जाता है एस्परजिलस यूज़ किया जाता है सोया सॉस को बनाने में, ठीक है। इसमें लैक्टोबैसिलस भी यूज़ करते हैं, सैक्रोमाइसिस भी यूज़ करते हैं। तो ओवरऑल फर्मेंटेशन में जो मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ किए जाते हैं वो सैक्रोमाइसिस और लैक्टोबैसिलस तो आपको हर जगह मिलेगा ही, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अब बात करते हैं SCP की। SCP का फुल फॉर्म क्या है, सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है। SCP का फुल फॉर्म है सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है। सिंगल सेल प्रोटीन जो है ये जनरली ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जिनके अंदर प्रोटीन और मिनरल का कंटेंट जो है बहुत ज़्यादा होता है, और जिनको एज इज़ यूज़ किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइट, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल के हिसाब से बात करें, जापान में और चाइना में एक डिश होती है जिसको कहते हैं सुशी, ठीक है। सुशी के बारे में अगर सुना होगा तो उसमें क्या करते हैं वो लोग, जो मैराइन एल्गी होती है, ठीक है, मराइन एल्गी जिनका मतलब फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपका सारगासम वगैरह है जिनकी बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है, वो एल्गी जो है उसको लेते हैं, उसके अंदर उबले हुए चावल और जो रॉ फिश होती है उसको एल्गी के अंदर लपेट करके वो लोग जो है सुशी का फॉर्म देते हैं और उसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा हो जिसको कोई भी ह्यूमन बीइंग अपने नॉर्मल डाइट में इंक्लूड करे, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलेंगे सिंगल सेल प्रोटीन। जैसे नॉर्मल हम लोग डेली लाइफ में मशरूम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, मशरूम जो है वो भी सिंगल सेल प्रोटीन के कैटेगरी में आ जाएगा। इनफैक्ट जो हम लोग ईस्ट यूज़ करते हैं या लैक्टोबैसिलस हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं दही जमाने में, ठीक है, या ब्रेड वगैरह बनाने में, केक बनाने में, तो ये सारे के सारे सिंगल सेल प्रोटीन के कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। उसके अलावा एक और सिंगल सेल प्रोटीन होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्पाइरुलिना, ठीक है। स्पाइरुलिना क्या है, एक एल्गी है, ग्रीन कलर का होता है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में विटामिन्स होते हैं, सारे के सारे मिनरल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं और बहुत हाई प्रोटीन कंटेंट होता है स्पाइरुलिना में, ठीक है। तो स्पाइरुलिना जो है अब इसकी आती है, ठीक है। अब इसको क्या किया है कि इंडस्ट्रियल लेवल पे लोग इसकी कल्चरिंग और इसकी कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है। कल्टीवेशन करके फिर उसको क्या करते हैं, जो तालाब बनाए जाते हैं जो ज़्यादा डीप नहीं होते, छिछले तालाब होते हैं, ठीक है, जिनका पानी ज़्यादा गहरा नहीं होता, ऐसे तालाब में स्पाइरुलिना को ग्रो किया जाता है। फिर जब स्पाइरुलिना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डेवलप कर जाता है, रिप्रोड्यूस कर जाता है, उसके बाद पूरा तालाब जो है स्पाइरुलिना से भर जाता है। फिर तालाब का जो पानी है उसको सुखा दिया जाता है और जो स्पाइरुलिना का जो सेडिमेंट है तालाब के नीचे जमता है उसको फिर गैदर किया जाता है और उसको पाउडर के फॉर्म में, टैबलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट
कन्वर्ट किया जाता है। कन्वर्ट करके जो ऐसे जगहों पे ज़्यादातर उसको यूटिलाइज़ किया जाता है जहाँ पे कुपोषण जो है वो ज़्यादा है, जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में जहाँ पे कुपोषण बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मेल न्यूट्रिशन का रेट जहाँ पर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे स्पाइरुलिना का पाउडर या स्पाइरुलिना के जो टैबलेट्स हैं वो बच्चों को प्रोवाइड किए जाते हैं, क्योंकि इसमें मिनरल और प्रोटीन का कंटेंट इतना ज़्यादा होता है, तो ये बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के जैसे एक्ट करता है और लोगों के अंदर मेल न्यूट्रिशन होने से बचाता है। तो जनरली भी हम लोग भी अगर स्पाइरुलिना के टैबलेट्स वगैरह कंज्यूम करना चाहें तो कर सकते हैं। तो स्पाइरुलिना एक तरीके का सिंगल सेल प्रोटीन हो गया, जो आपका मशरूम्स है, डिफरेंट टाइप के मशरूम्स, ऑयस्टर मशरूम होता है, फिर बटन मशरूम वगैरह होता है, दीज आर ऑल्सो टाइप्स ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन्स, ठीक है। लास्टली हम लोग बात करेंगे चीज़ के बारे में, ठीक है। चीज़ कैसे बनता है, किसी को कोई आइडिया? देखो, चीज़ बनाने का प्रोसेस दूध से ही बनता है ऑब्वियसली, ठीक है। चीज़ बनाने में जनरली होता क्या है कि जो दूध है, ठीक है, उसको काफ़ी समय तक उबाला जाता है, उसमें पानी का जो कंटेंट है उसको कम किया जाता है, सॉलिड कंटेंट जो है इंक्रीज़ किया जाता है, तो ओवरऑल दूध को गाढ़ा कर लेते हैं, ठीक है। दूध को गाढ़ा करने के बाद में उसमें रेनिन नाम का एक एंजाइम जो है उसको मिलाते हैं, ठीक है। रेनिन एंजाइम क्या करता है कि दूध के अंदर के जो प्रोटीन होते हैं, यानी कि केजिन प्रोटीन जो होता है उसकी कर्डलिंग कर देता है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, प्रोटीन और जो दूध में पानी प्रेजेंट रहता है वो अलग अलग हो जाता है, ठीक है। फिर ये जो पूरा कर्डलिंग वाला दूध था, इसको क्या कर दिया जाता है, जो भी प्रोटीन अलग हो जाता है, जैसे दूध में अगर नींबू निचोड़ दो तो पानी अलग और बाकी मटेरियल अलग हो जाता है, ठीक है, जिसको कि हम लोग छेना बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जब रेनिन मिलाया जाता है ना दूध में, तो पानी अलग और छेना अलग हो जाता है। तो फिर वो जो छेना होता है उसको किसी कपड़े में भर के ना टांग देते हैं ताकि पूरा पानी जो है वो अलग हो जाए। तो ये जो पानी होता है इसको हम लोग कहते हैं वे, WHEY, ठीक है। तो ये जो वे होता है ये पूरा अलग हो जाता है और सिर्फ जो प्रोटीन है वो कपड़े के अंदर रह जाता है, ठीक है। फिर पूरा पानी जब निकल जाता है उसके बाद क्या करते हैं कि ये जो छेना होता है, ठीक है, इसको अच्छे से क्या किया जाता है, घसा जाता है, अच्छे से गूथा जाता है। जैसे आटा गूथेंगे, जितना ज़्यादा आटा गूथेंगे उतना ज़्यादा स्मूथ होगा, वैसे ही ये जो प्रोटीन होता है, ठीक है, इसको भी जितना ज़्यादा गूथेंगे, जितना ज़्यादा मसलेंगे उतना ज़्यादा स्मूथ होगा, ठीक है। तो गूथने या मसलने के बाद में फिर क्या करते हैं कि इसको किसी कंटेनर वगैरह में या किसी कपड़े वगैरह में डाला जाता है, डाल करके उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करने से जो पूरा प्रोटीन है वो एक दूसरे से क्या हो जाता है, चिपक जाता है, ठीक है। चिपक जाने के बाद में बड़े बड़े ब्लॉक्स में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं कि ये जो चीज़ होता है, ठीक है, अब ये जो बना, ये क्या बना, चीज़ बना, ठीक है। अब ये जो चीज़ है अलग अलग टाइप का भी होता है, ठीक है। जैसे कि स्विस चीज़ होता है, स्विस चीज़ जो है उसकी क्वालिटी ऐसी होती है कि वो बहुत स्मूथ होता है लेकिन उसमें बड़े बड़े होल्स होते हैं, ठीक है। दैट इज़ बिकॉज कि कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया उसमें ऐड किया जाता है, वो बैक्टीरिया उसमें फर्मेंटेशन करके बड़े बड़े होल्स जनरेट कर देता है, ठीक है। फिर जो नॉर्मल हम लोग पनीर खाते हैं, पनीर को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, कॉटेज चीज़ कहते हैं, वो भी एक तरीके का चीज़ ही है, ठीक है। उसके अलावा फिर चेडर चीज़ होता है, उसमें मॉइस्चर का कंटेंट बहुत कम होता है, सॉलिड कंटेंट ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से डिफरेंट तरीके के चीज़ेज़ होते हैं। अब ये जो चीज़ है इसको क्या किया जाता है, फर्मेंटेशन के लिए रखा जाता है, क्यूरिंग के लिए रखा जाता है। तो क्यूरिंग या फर्मेंटेशन जो है कई बार 1 साल के लिए किया जाता है, कई बार 2 साल के लिए, कई बार 3 साल के लिए भी किया जाता है। तो जितने ज़्यादा समय तक फर्मेंट करेंगे उतना ज़्यादा चीज़ का जो टेस्ट है वो एनहेंस होगा, उतना ज़्यादा उसकी क्वालिटी जो है वो डेवलप होगी। तो कोल्ड रूम रहता है, फ्रीज़र वाला रूम रहता है, वहाँ पे चीज़ में डिफरेंट फ्लेवर्स मिक्स करके, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को चीज़ के साथ में मिक्स करके फर्मेंटेशन या क्यूरिंग के लिए 2-3 साल तक रखते हैं। जब फर्मेंटेशन या क्यूरिंग हो जाती है उसके बाद फिर वो जो चीज़ है उसको बाहर निकाल करके फिर मार्केट में सप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ के बारे में यहाँ पे मेंशन है, मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि हमको उतना डिटेल में जाना भी नहीं है। ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो चीज़ का जो प्रोडक्शन है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से ही होता है, ठीक है। समझ आया? पक्का? अच्छा, ये बताओ ताड़ी क्या होता है? हाँ, वो सबको पता है। ताड़ी, ताड़ी
ताड़ी जो है वो एक तरीके का डोमेस्टिक अल्कोहल है जिसको डोमेस्टिक लेवल पे जो आदिवासी लोग हैं वो बनाते हैं, ठीक है। ताड़ी जो है ये भी कैसे बनता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से ही बनता है, ठीक है। जो ताड़ यानी कि पाम का जो पेड़ होता है, ठीक है, ताड़ का जो फल होता है उसके फल में ना बाहर एक ठो शेल होता है, ठीक है, और शेल में बहुत सारा लिक्विड भरा हुआ होता है। तो फ्रूट्स में से वो जो पानी है, वो जो लिक्विड या जूस है उसको एक्यूमुलेट किया जाता है, या जो ताड़ का पेड़ होता है ना उसके स्टेम में अगर कट लगाएंगे तो जैसे रबर के पेड़ में से लेटेक्स निकलता है वैसे ही ताड़ के पेड़ में से भी ना कुछ फ्लूइड जैसा निकलता है। वो जो फ्लूइड है उसको लोग जमा करते हैं, जमा करके उसको कई समय तक मतलब 1 या 1.5 साल तक उसको फर्मेंटेशन के लिए रख दिया जाता है, ठीक है। तो उसका जो जूस होता है उसमें बहुत लार्ज क्वांटिटी में क्या रहता है, शुगर रहता है, ठीक है। जब शुगर का फर्मेंटेशन होगा, एनारोबिक फर्मेंटेशन होगा, तो ऑब्वियसली क्या बनता है, इथेनॉल यानी कि अल्कोहल बनता है, ठीक है। फिर जितने ज़्यादा समय के लिए फर्मेंटेशन करोगे उतना ज़्यादा अल्कोहल का लेवल बढ़ेगा और ताड़ी जो है उसके अंदर उतना ही ज़्यादा नशा बनेगा, ठीक है। या फिर ताड़ी बनाने का एक और तरीका है, जो चावल होता है, पके हुए चावल होते हैं, पके हुए चावल जो है उनको पानी डाल करके रख दिया जाता है और वो चावल को सड़ाया जाता है, ठीक है। तो चावल के अंदर क्या है, स्टार्च है, स्टार्च का ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज में, ठीक है, और ग्लूकोज में जब एनारोबिक फर्मेंटेशन होगा तब क्या बनेगा, इथेनॉल, ठीक है। तो फिर क्या होता है, जैसे जैसे चावल सड़ते जाता है इथेनॉल का प्रोडक्शन होते जाता है और फाइनली उससे जो दारू बनती है, जो ताड़ी बनती है, ठीक है, उसको फिर कंज्यूम किया जाता है, ठीक है। तो ये ताड़ी जो है चाहे चावल से बनाई जाए चाहे पाम के जूस से बनाई जाए, ये भी क्या है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का एक जो तरीका है वो है, और इसको भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होगा, ओके, दैट इज अगेन ऑफ द लैक्टोबैसिलस कैटेगरी, ठीक है। लैक्टोबैसिलस स्ट्रेप्टोकोकस कैटेगरी के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ही हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगता है, ठीक है, वो मैं बता रही हूँ कि माइक्रोब्स का इंडस्ट्रियल यूज़ किस तरीके से किया जाता है, इंडस्ट्री में माइक्रोब्स का क्या क्या यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। सबसे पहली बात तो अगर हम लोग एक ब्रॉड कैटेगरी के हिसाब से देख लें, ठीक है, तो ब्रॉड कैटेगरी में इंडस्ट्रियल लेवल पे फर्मेंटेड बेवरेजेस जो हैं उनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है माइक्रोब्स को, ठीक है। एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है माइक्रोब्स को, ठीक है। एंटीबायोटिक्स के अलावा दे आर ऑल्सो यूज्ड टू मेक द एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स एज वेल, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो जब कभी भी किसी भी माइक्रोब को, ठीक है, इंडस्ट्रियल लेवल पे हमको यूज़ करना होता है, ठीक है, तो माइक्रोब्स की कल्चरिंग जो है वो एक बहुत बड़ा इशू बन जाती है कि माइक्रोब्स को कल्चर हमको करना है, ठीक है। अब कल्चर करने का मतलब क्या होता है, अगर माइक्रोब्स नेचुरल एनवायरनमेंट में अपने आप ग्रो होते हैं तो जिस किसी सब्सटेंस या जिस किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रो कर रहे होते हैं उनसे क्या लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, तब अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट कर पाते हैं, ठीक है। तो अगर हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने बेनिफिट के लिए ग्रो करना है तो हमको क्या करना पड़ता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है जहाँ से वो लोग इजीली न्यूट्रिशन ले सके और प्रॉपर उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। तो इस केस में हमको क्या यूज़ करना पड़ता है, हमको यूज़ करना पड़ता है कल्चर मीडिया, ठीक है। कल्चर मीडिया के बारे में मैंने पहले भी तुम लोगों से मतलब ये जो टर्म है मैंने यूज़ किया है। कल्चर मीडिया क्या होता है, कल्चर मीडिया जो है एक आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम होता है, ठीक है। ये जो आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम है, ठीक है, ये माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए सॉलिड सरफेस जो है वो भी प्रोवाइड करवाता है। सॉलिड सरफेस के साथ साथ माइक्रोब्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जितने भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है हर न्यूट्रिएंट जो है वो माइक्रोब को प्रोवाइड कर पाता है, ठीक है। अब आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडिया बनाने के लिए हम लोग किस किस चीज़ का यूज़ करते हैं, हम लोग अगार का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगार जो है वो जेल के जैसा सब्सटेंस होता है,
और वो क्या करता है, सॉलिड एक सरफेस प्रोवाइड करवाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उनके ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो जब हमको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लैब में, छोटे छोटे स्कूल के जो या कॉलेज के जो लैब होते हैं वहाँ पे अगर हमको ग्रो करवाना होता है तभी हम लोग अगार का यूज़ करते हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पर अगार का यूज़ नहीं किया जाता है, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक लिक्विड कल्चर मीडिया में ग्रो करवाते हैं। लिक्विड कल्चर मीडिया में सारी चीज़ें प्रेजेंट रहेंगी एक्सेप्ट द अगार, ठीक है। तो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहेंगे, प्रोटीन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स, शुगर्स वगैरह वगैरह सारी चीज़ें उसके अंदर प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। अब ये जो लिक्विड कल्चर मीडिया इंडस्ट्रियल लेवल पे हम लोग यूज़ करते हैं, इसको अब हम लोग रखेंगे तो रखेंगे कहाँ, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है जब उनको इंडस्ट्रियल लेवल पे हम लोग ग्रो करते हैं तो उनको बड़े बड़े कंटेनर्स में हम लोग ग्रो करते हैं जिनको कि हम लोग कहते हैं फर्मेंटर्स, ठीक है। बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, इनको हम लोग फर्मेंटर्स कहते हैं। फर्मेंटर्स के अंदर जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कल्चरिंग की जाती है। फर्मेंटर्स जो होते हैं इनको आर्टिफिशियली या ऑल्टरनेटिवली दूसरे नाम से भी बुलाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं बायोरिएक्टर्स, ठीक है। फर्मेंटर्स या बायोरिएक्टर्स जो हैं वो बहुत ही लार्ज स्केल के बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं जिनको कि कंप्यूटराइज्ड लेवल पर कंट्रोल किया जाता है। कंप्यूटर के हेल्प से हम लोग उसकी सेटिंग्स जो है पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं या मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो फर्मेंटर्स या बायोरिएक्टर्स होते हैं इनकी कैपेसिटी बहुत बड़ी होती है, कई हज़ार लीटर की, कई 100 लीटर्स की कैपेसिटी जो है ये फर्मेंटर्स की होती है, ठीक है। इनके अंदर पूरा एक पैनल होता है जिससे हम लोग सारी सेटिंग्स जो हैं उनको कंप्यूटर के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कि कितना टेम्परेचर होगा, ठीक है, कितना प्रेशर होगा, ठीक है, कितने समय के लिए हमको फर्मेंटर को चलाना है, कितनी ह्यूमिडिटी होगी, सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर हम लोग कंप्यूटर के हेल्प से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जनरली काम करने का तरीका क्या होता है, देखो फर्मेंटर का एक छोटा सा मैं तुम लोगों को डायग्राम बना करके दिखाती हूँ तो उसमें तुम लोगों को ज़्यादा क्लैरिफिकेशन आएगी। बता रही हूँ, बना लेने दो फिर बताऊँगी। ठीक है। अब ये एक बेसिक बायोरिएक्टर का जो डिज़ाइन है ये मैंने बनाया है, ठीक है। सबसे पहले तो ये कंटेनर है और कंटेनर के ऊपर एक लिड हमेशा प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। अब लिड जो है इसमें हमको 3 अलग अलग नॉब्स दिख रहे हैं, ठीक है। तीनों नॉब्स जो है इनका मीनिंग क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो ये इनलेट नॉब है, ठीक है। इनलेट यानी कि यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो लिक्विड कल्चर मीडिया है उसको कंटेनर के अंदर भर सकते हैं, ठीक है। यहीं से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनको भी हम लोग कल्चर मीडिया में क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, यानी कि इनोक्यूलेट कर सकते हैं। मतलब कल्चर मीडिया के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डालने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग इनोक्यूलेशन कहते हैं, ठीक है। तो इनलेट से कल्चर मीडिया को भी हम लोग डालेंगे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी इनोक्यूलेट करेंगे, ठीक है। ये क्या चीज़ है, ये लिड को पकड़ने के लिए हैंडल होता है, ठीक है। उसके अलावा ये जो है ये आपका क्या है, विसल है। जैसे नॉर्मल कुकर में विसल होता है, ठीक है, वैसे ही इसमें भी विसल होता है, लेकिन ये विसल में से सीटी नहीं बजती है, ठीक है। अगर फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है, ठीक है, या कल्चरिंग का जो प्रोसेस है उसमें कुछ ना कुछ गैस तो बनेगी, ठीक है। तो गैस को बाहर निकलने के लिए एक जगह की ज़रूरत है, वो जो एक्स्ट्रा गैस है वो यहाँ से निकलेगी, ठीक है। अब ये जो आपको एक पाइप के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है, इसको हम लोग कहते हैं एरेशन ट्यूब, ठीक है। एरेशन ट्यूब जो है
ये बाहर से अंदर की तरफ एक्सटेंड करती है और इसमें से छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो एरेशन ट्यूब का काम क्या है? एरेशन ट्यूब का काम है कि उसके हेल्प से हम लोग जो फ्रेश एयर होती है, जो ऑक्सीजन रिच एयर होती है, उसको हम लोग फर्मेंटर के अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनाएरोबिक हो। कई सारे एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनको कि ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो अगर एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कल्चरिंग हम लोग कर रहे हैं तब उनको टाइम टू टाइम हमको फ्रेश एयर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए ये जो एरेशन ट्यूब है इसके अंदर होल्स प्रेजेंट रहते हैं। पंप जो होता है, एयर पंप होता है, उसके थ्रू फ्रेश एयर को इस ट्यूब के थ्रू क्या कर दिया जाता है? फर्मेंटर के अंदर कंटिन्यूसली सप्लाई किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे एक फ़ैन के जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है। ये जो फ़ैन के जैसा स्ट्रक्चर है इसमें ब्लेड्स बने हुए होते हैं और ये क्या करता है? कल्चर मीडिया में जब ये फ़ैन अंदर चलता है तो ये क्या करता है? कल्चर मीडिया को क्या करता है? आपस में अच्छे से मिक्स करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर कल्चर मीडिया जो है, ठीक है, इसमें किसी भी तरीके का मूवमेंट ना हो तो ऊपर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है वो यहाँ तक के न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर लेगा, उसके बाद जो नीचे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। तो ये जो फ़ैन के जैसा स्ट्रक्चर है ये बीच बीच में चलाया जाता है सो दैट कल्चर मीडिया जो है इसमें प्रॉपर मिक्सिंग हो और नीचे के न्यूट्रिएंट्स जो है वो ऊपर आ सकें, ठीक है। जैसे कि जब हम लोग दाल वगैरह बनाते हैं तो उसको हम लोग कड़छी से चलाते हैं सो दैट सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हों। तो ये चीज़ भी यहाँ पे इसीलिए प्रेजेंट है कि सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपरली सप्लाई हो पाएँ, ठीक है, इसलिए। एंड फाइनली ये जो लास्ट में बॉटम में जो ट्यूब देख रहे हो ये आउटलेट का ट्यूब होता है, ठीक है। जब पूरा कल्चरिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, हमको जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बनाना था वो बन जाए, तो क्या किया जाता है? ये जो आउटलेट है इसमें पंप लगाया जाता है। पंप के थ्रू जितना भी लिक्विड कल्चर मीडिया है उसको क्या कर लिया जाता है? बाहर निकाल लेते हैं। फिर बाद में उसकी प्रोसेसिंग करके जो भी प्रोडक्ट उसमें प्रेजेंट होगा उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक बायोरिएक्टर का डिज़ाइन है। ऐसे स्मॉल स्केल वाले भी होते हैं और ऐसे लार्ज स्केल भी होते हैं। जो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती है ना, वहाँ पर जो है कई हज़ार या कई लाख लीटर की कैपेसिटी वाले बायोरिएक्टर्स या फर्मेंटर्स जो है प्रेजेंट रहते हैं, जिसमें लार्ज स्केल में एंटीबायोटिक्स की, हार्मोन्स की और डिफरेंट तरीके की चीज़ों की प्रोडक्शन जो है वो की जाती है, ठीक है। तो इसको मैं खैर आज क्लास को यहीं कंक्लूड करूँगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि ये सारी चीज़ों का प्रोडक्शन जो है फर्मेंटर के हेल्प से कैसे होता है, ठीक है। फर्मेंटर में और भी कुछ चीज़ें हैं, एक दो चीज़ें आपको बतानी है, उसको भी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ठीक है। ये जितना बताया समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं? ओके।